क्या आपको पता है कि ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस क्या होता है? क्या आप जानते हो कि जो चीज़ आप परचेस कर रहे हो कि वो एग्जैक्टली कैसे काम करती है? बहुत सी कंपनी जहाँ से आप ऑनलाइन फूड या फिर सामान ऑर्डर करते हो, ये लोग कैसे काम करते हैं? आप किसी भी चीज़ को ऑफिस से, घर से या फिर अपने दोस्तों के साथ कहीं से भी बैठ करके आप चाहो तो अपना खाना ऑर्डर कर सकते हो, अपने ज़रूरत के सामान ऑर्डर करते हो। सिर्फ आपको एक ऐप का यूज़ करना होता है एंड आप उससे अपना मन चाहा खाना या सामान ऑर्डर कर देते हो एंड वो चीज़ एक डिलीवरी बॉय आकर के आपको आपकी जगह पे डिलीवर करके जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है जो कस्टमर देखता है, जिसको कि फ्रंट एंड कस्टमर यूजर इंटरफेस कहते हैं, जो कि फ्रंट एंड पे होता है। सिर्फ आप अपनी ऐप से यूज कर रहे हो एंड आपको समझ में आता है कि ये ऐसे काम कर रहा है। लेकिन इस पूरी फिजिकल प्रोसेस को जो बताया है मैंने, इस पूरी फिजिकल प्रोसेस को बैकएंड पे कैसे किया जाता है, आपको पता है इसके बारे में? क्या बोल रहे हो? नहीं पता? तो चलिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। फिर शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए समझते हैं इसके बैकएंड सिस्टम को कि ये ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट्स कैसे काम करती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि अगर आप बात करते हैं तो हम होते हैं कस्टमर्स और बैकएंड पे क्या क्या चलता है। बैकएंड पे जो सिस्टम काम करता है उसके अंदर एक होता है बिजनेस का ऑनर, जो कि पूरी वेबसाइट का ऑनर है। दूसरा होता है वो बंदा जो सामान अपना बेचना चाहता है, मतलब कि शॉपकीपर। तीसरा होता है एक डिलीवरी सिस्टम। इस डिलीवरी सिस्टम के अंदर आपको डिलीवरी बॉय के साथ में या फिर कुरियर के साथ में ये सिस्टम पूरा काम करता है। लॉजिस्टिक बेसिकली आप समझ लो। तो ये तीन लोग मिलकर के हमारा पूरा प्रोसेस बैकएंड पे हैंडल करते हैं, वो हमें देते हैं और इसी को हम जो कहते हैं वो कहते हैं मल्टी वेंडर ई कॉमर्स वेबसाइट सिस्टम, जिसके अंदर आप विश्वास नहीं मानोगे कि जितना भी प्रॉफिट होता है ऑनर को या फिर डिलीवरी वाले को या फिर हमारे जो बेच रहे हैं, जो शॉपकीपर है, शॉप ऑनर है, उनको इस सारा का सारा पैसा हमें देना होता है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो तरीका है, मतलब आपको आराम दे करके उन्होंने पूरा का पूरा बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया कि आप कहीं से भी ऑर्डर करोगे, आपको सामान हम पहुंचा देंगे, लेकिन हम उसको आपको चार्ज करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके चार्ज में क्या क्या आपसे मांगा जाता है, क्या क्या चीजें होती हैं एंड इसको हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं या इसको कैसे डिडक्ट मतलब कम किया जाता है, रिड्यूस किया जा सकता है। तो एक सामान को या एक खाने को मंगाने के लिए अगर आप देखेंगे तो आपके बिल में प्रॉपरली मेंशन होता है 2-3 पॉइंट्स, जिसके अंदर आपको एक जो पैसा देना होता है वो आपके खाने का देना होता है, दूसरा आपको उसके डिलीवरी का पैसा देना होता है, तीसरा जो इम्पोर्टेंट पैसा होता है वो होता है वेबसाइट के ऑनर का, जो कि उसका कमीशन होता है, चौथा पैसा जो होता है वो होता है अगर इन केस कभी कहीं पे भारी बारिश हो रही हो या ट्रैफिक हो रही हो, डिलीवरी लेट होने वाली है, या फिर आप बोल सकते हो कि उसके वेट करने का जो चार्ज होता है वो भी आप ही से लिया जाता है एंड इन सब के ऊपर लगने वाला जो GST होता है वो भी आप ही से लिया जाता है। तो ओवरऑल अगर मोटी मोटी भाषा में समझा जाए कि एक अगर आप बिल को देखते हो, उस बिल के अंदर GST, खाने का पैसा या फिर सामान का पैसा और साथ में उसकी डिलीवरी का पैसा, उसकी पैकेजिंग का पैसा, ये मेंशन होता है अदर चार्जेस बोल करके, इस तरीके से उसको लिखा जाता है। तो ये पूरा का पूरा जितना भी पैसा है फर्स्ट टू लास्ट एक सामान के ऊपर पूरा का पूरा वो कस्टमर से लिया जाता है। अब चलिए समझते हैं कि अगर ये पैसा हम पे कर रहे हैं, अगर कोई कस्टमर पे कर रहा है, तो कस्टमर्स का फीडबैक भी लेना जरूरी है और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि इस चीज को थोड़ा और इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, क्योंकि अगर पैसा हम पे कर रहे हैं तो हमारा अधिकार है कि हम इस पे सजेशंस भी दे सके। तो अगर कस्टमर एंड से देखते हैं तो कस्टमर एंड से डिलीवरी का पैसा, उसके मेंटेनेंस का पैसा, उसके अलाउंसेस, सब कुछ कस्टमर्स को चार्ज किया जाता है, क्योंकि वो सब चीजें, उसका पेट्रोल और सारी चीजें उसको देनी होती है कंपनी को। ठीक है, तो वो देते हैं हम लोग। अब अगर बात करते हैं डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कई बार ऐसा होता है कि जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी डिलेज होती है या फिर डिले ना भी होकर कभी कभी ऐसा होता है कि डिलीवरी कैंसिल हो जाती है। तो उसके कैंसिल होने के पीछे कारण क्या है? कैंसिल होने के पीछे सिंपल सा कारण होता है कि कोई भी बंदा आपका खाना लेकर के आया एंड वो डायरेक्टली आपको कभी भी कॉल करके बोलता है कि सर या मैडम
मैं खाना देने के लिए नहीं आ पाऊंगा। अगर मैं खाना देने के लिए नहीं आ पाऊंगा तो उसका सिंपल सा एक कारण होता है कि मैडम मेरा बाइक खराब हो गया, सर मेरा बाइक खराब हो गया है। तो एक तो रीजन ये हो गया कि इस चीज की वजह से वो खाना देने नहीं आ पाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इस चीज को सोचते हैं कि इस चीज की वजह से सिर्फ वो खाना देने के लिए डिलीवरी बॉय आ रहा है तो उसकी वजह से वो पैसा कितना चार्ज कर रहे हैं, वेबसाइट को उस डिलीवरी वाले को भी कुछ 1% या कमीशन जो है देना होता है। तो अब ओवरऑल सिस्टम को अगर समझ लिया तो आप ये देखिए कि इस पूरे के पूरे सिस्टम में जो सबसे बड़ा लूप होता है, जिसके अंदर कस्टमर ने सबसे ज्यादा फेस किया और डिलीवरी ने सबसे ज्यादा फेस किया, वो था जो उस सामान को डिलीवर करने का टाइम लग रहा है। आप 1 घंटे खाने का इंतजार करो, 1 घंटे खाने का इंतजार करने के बाद अगर आपके पास एक कॉल आती है और वो अगर आपको ये बोलता है कि सर मैं नहीं आ पाऊंगा, क्या वो 1 घंटे का टाइम आपका वापस आ पाएगा? नहीं। चूंकि आप ऑफिस में थे तो आपने लंच टाइम क्या डिसाइड करके दिया कि 12:30-1 बजे जो भी मेरा लंच टाइम है उस समय खाना मिल जाएगा मुझे। बट अगर वो खाना नहीं आ पाया तो आप क्या करोगे? आप भूखे रहोगे? चलो ठीक है, आप भूखे नहीं रहोगे, आप अपना लंच टाइम चेंज कर लोगे, लेकिन जो आपका टाइम निकल गया उसके वेट करने के चक्कर में आप कहीं बिजी थे, ठीक है अगर आप बिजी थे तो, लेकिन अगर आप बिजी नहीं थे और आपने सोचा कि आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है एंड उस चक्कर में वो बंदे को आपने ऑर्डर किया एंड उसने 1 घंटे के बाद बोल दिया कि सर मेरा बाइक खराब हो गया है, ब्रेकडाउन में मेरा गाड़ी रखा हुआ है, पंक्चर हो गया है, या फिर जो भी XYZ, इंजन बैठ गया है, जो भी XYZ, इन नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम्स, कुछ भी हो सकता है। उस चक्कर में लॉस हुआ कस्टमर के एंड पे। कस्टमर के एंड पे पैसे का लॉस नहीं हुआ क्योंकि उसको रिफंड मिल गया, लेकिन उसका टाइम का लॉस हुआ। देन उस डिलीवरी वाले का लॉस हुआ क्योंकि इस चीज के लिए भी बहुत सारे नॉर्म्स, टर्म्स एंड कंडीशंस डिलीवरी वालों को भी दिए जाते हैं कि आपका गाड़ी इस कंडीशन में होना चाहिए, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। सारी चीजों को समझते हुए आपको डिलीवरी ऑन टाइम करना, अगर नहीं कर पाए तो उसका चार्जेस भी हम आपके एंड पे देंगे। ये सब चीजें मतलब होती हैं, ठीक है। अब अगर हम देखते हैं तो सबसे बड़ी जड़ जो पूरे सिस्टम के अंदर डिलीवरी को और बाकी सब चीजों को लेकर बन रही है वो है डिलीवरी बॉय की गाड़ी, ठीक है। डिलीवरी बॉय की गाड़ी से 2 नुकसान है। पहला एक एनवायरमेंट, सेकेंड थिंग कि उसके अंदर जो ब्रेकडाउन हुआ, जो कस्टमर का टाइम गया, ठीक है, वो चीज की वजह से, प्लस तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसके ऊपर पूरा का पूरा एक सिस्टम, इतना बड़ा मेंटेनेंस का पूरा वो बनाना पड़ रहा है कि गाड़ी खराब हो गई, इंजन बैठ गया, उसका मेंटेनेंस का कॉस्ट दो, पेट्रोल चलाना है गाड़ी को तो पेट्रोल का कॉस्ट दो। ये सब कॉस्ट को अगर मैं निकाल देता हूं इसमें से डिलीवरी चार्ज को, तो डिलीवरी चार्ज की जगह पे अगर मैं ये कर लूं कि मैं एक एरिया डिसाइड कर दूं कि मैं 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के अंदर ही डिलीवरी करूंगा या 10 किलोमीटर के अंदर ही डिलीवरी अलाउ करूंगा डिलीवरी बॉयज को, एंड उनके पास में मैं अपनी तरफ से जो पैसा उनसे चार्ज कर रहा हूँ एंड सब चीजें हैं, अगर ये बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये लोग सोचे इस बारे में कि ये डिलीवरी के सिस्टम के अंदर अगर ये इस गाड़ी को या इस बाइक को निकाल करके इसकी जगह एक बैटरी साइकिल डाल देते हैं, तो सिटी के अंदर अगर आप बात करते हैं तो 45 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा शायद ही कहीं पे गाड़ी चलती होगी, अगर जब तक वो रोड पूरा क्लियर ना हो। अदरवाइज अभी की डेट में रश इतना है कि लोग 40-45 की स्पीड में ही ज्यादा से ज्यादा बाइक या कार या जो भी है आप चला पाते हो, ठीक है। एंड अगर इस बारे में अगर सोचा जाए कि अगर वो साइकिल से काम हो सकता है एंड उसकी स्पीड लगभग इतनी होती है, एंड वो बैटरी साइकिल की बात कर रहा हूँ मैं, पेडल साइकिल की नहीं, इन केस अगर उसमें मेंटेनेंस की बात की जाए तो क्या खराब हो सकता है, टायर या फिर बैटरी, ठीक है, 2 चीज। वो दोनों चीजों के लिए अगर मैं देखता हूं तो जो साइकिल का पहिया है अगर मैं उसको ट्यूबलेस बना देता हूं तो मेरा सिर्फ एक पॉइंट आएगा जो कि आएगा बैटरी की वजह से भी डिलीवरी डिले हो सकता है लेकिन कैंसिल नहीं होगा। मतलब कोई कस्टमर अगर मैं बात करूं कि उसने एक ऑर्डर किया है, उसके ऑर्डर का वो वेट कर रहा है, उसको हो सकता है कि 10 मिनट 15 मिनट और वेट करना पड़ेगा क्योंकि जिस बंदे के साइकिल का बैटरी खत्म हुआ है वो पैडल लगा करके आएगा, ठीक है, ये चीज है, वो पैडल लगा के आएगा। एंड सेकेंड थिंग कि वो पहुंचेगा जरूर, वो ये नहीं बोलेगा ब्रेकडाउन में, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपका डिलीवरी कोई दूसरे को भी ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर देखा जाए तो इन प्लेटफॉर्म से कि आपका डिलीवरी ये लेके आ रहा था, इसका गाड़ी ब्रेकडाउन हुआ, तो उसके आसपास में अगर कोई है तो वो आकर के वहां से पिक करता है, ठीक है। अब इस केस में ये हो जाएगा कि आपका डिलीवरी भी आपको मिल रहा है, दूसरा उसका मेंटेनेंस कम हो गया। मेंटेनेंस कम हो गया तो जो हमारे पॉकेट पे जो पैसा एक्स्ट्रा दिए जाने की बात की जा रही थी वो पैसा हमसे नहीं लिया जा सकता। क्यों?
मतलब कहीं ना कहीं वो कस्टमर को एक फायदा होगा, एंड इससे नो डाउट कंपनी को भी फायदा होगा। लेकिन इसमें कंपनीज को थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। जो साइकिल्स होती हैं वो साइकिल्स को आप ये कर सकते हो कि आप उन लोगों को ईएमआईज में प्रोवाइड करवा दो, बिकॉज आप बड़े बड़े कोलैब्स टाई-अप्स कर सकते हो, तो ये आप लोगों के लिए पॉसिबल है। मैंने जस्ट एक एडवाइस, एक सजेशन अपनी तरफ से एक राय रखी कि अगर आप चाहो तो इस तरीके से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके एंड एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकते हो, प्लस जो कस्टमर का जो डिलीवरी वाला चक्कर है वो भी खत्म हो जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसमें पेट्रोल लग रहा था और सारी चीजें लग रही थी, तो इन सब पैसों में से कुछ पैसा आप उस डिलीवरी बॉय को भी दे सकते हो, क्योंकि उनके इंसेंटिव्स और वो सब चीजें भी बहुत कम है। अगर पार्ट टाइम की बात देखी जाए तो कुछ कंपनीज 200 रुपए तक पे करती हैं सिर्फ, और 200 रुपए में आप मानोगे नहीं उसका पेट्रोल भी होता है। तो एक डिलीवरी करने के लिए अगर वो 200 रुपए पे कर रही है और पर डे के हिसाब से उसका अगर पार्ट टाइम में पेट्रोल भी उसमें से 90-100 रुपए का निकल जाता है, जो कि डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, तो उसको बचेगा क्या? 100 रुपए, 110 रुपए। 110 रुपए के हिसाब से अगर 30 दिन उसने किया तो क्या मिला उसको? 3300 रुपए, 3000 रुपए, 3000, 3200, 3300, 3500, 4000 क्या होता है इससे? वो बंदे ने अपने 5 घंटे दिए, उसको मिला क्या? तो कम से कम यहाँ पे सोचने की जरूरत है। इससे कस्टमर का भी बेनिफिट है, इससे जो डिलीवरी कर रहा है उसको भी थोड़ा पैसा आप ज्यादा दे सकते हो, आपके मार्जिन भी सेफ रहेंगे। आपके मार्जिन का, क्योंकि नो डाउट आपने उस प्लेटफॉर्म को, आपने जो एक मार्केट था, फिजिकल मार्केट को उठा के वर्चुअल दिया है, तो ऑब्वियसली आपका हक बनता है उस पैसे को लेने का। लेकिन अगर आप देखो तो ये चार्ज को, इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है, जो कि आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पैसा है सर। आप अगर इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुली और पॉजिटिवली अगर सोच के करते हो, तो आप इसके अंदर साइकिल्स को इन्वॉल्व करिए, बजाय इसके कि उनकी गाड़ियों के, और वो साइकिल्स को आप उनको ही बोलिए कि वो परचेज करेंगे, बट आप उनको अवेल करवाइए जो कम ईएमआई होती है उस पे। तो इससे आप एनवायरमेंट भी सेव कर रहे हो, देन आप उसका जो डिलीवरी का टाइम है, जो डिलेज होते हैं, जो मेंटेनेंस एक्स्ट्रा आप देते हो, वो पैसा आप उधर सेव कर रहे हो। वो पैसे आप थोड़ा सा उसमें से चाहो तो आप उस बंदे को ईएमआई प्लस ये बना करके, इस तरीके का पैकेज बना करके भी आप उसको दे सकते हो पर मंथ के हिसाब से। तो ये मेरी तरफ से एक रिव्यू, एक सोच, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि इस सिस्टम को काफी अच्छा किया जा सकता है। ये स्टार्टअप आइडिया भी है, मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैं आपको ये भी बता देता हूँ इसके साथ में कि स्टार्टअप और किसी बिजनेस को करने के लिए क्या मतलब ऐसी सोच है। बहुत सारे लोगों से आप सुनोगे कि हमने स्टार्टअप किया। स्टार्टअप मतलब क्या है? बिजनेस किया, स्टार्टअप किया, दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्टार्टअप मतलब कि वो चीज जिसको आप करने के लिए सोच रहे हो बट वो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है, एक वो थॉट। दूसरा, एक एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर जो एक पॉइंट है जहां पे आप बोल सकते हो बर्निंग पॉइंट है, वो एक फील दे रहा है कि उससे ट्रबल हो रही है या उससे प्रॉब्लम्स हो रही है, इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, उस चीज को आप रिजॉल्व कर रहे हो। वो जो पार्ट पे आप काम करते हो, उस पार्ट के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो एक स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया हुआ है, क्योंकि हमें उसका रिजल्ट अभी तक पता नहीं है कि ये कैसा जाएगा। हम सुनते हैं ना कि बहुत सारे स्टार्टअप्स फेल हो गए, आइडियाज अच्छे थे, इनिशिएट किया, बट कुछ चल गए, कुछ रुक गए, कुछ अटक गए, कुछ लटक गए। तो ये सिंपल सी चीज है कि स्टार्टअप का मीनिंग क्या है। एंड बिजनेस मतलब क्या, आप एक चलते हुए मॉडल को किसी को भी उठा के आप अपने ट्रेंड में ले रहे हो, आप इनिशिएट कर रहे हो उसके साथ में कि ठीक है मुझे इसमें पैसा लगाना है, मैं इनिशिएट करूंगा। अगर फ्रेंचाइजी ले रहे हो तो दैट इज नॉट स्टार्टअप। आप किसी का बिजनेस बढ़ाने की बात कर रहे हो तो आप अपनी तरफ से उसमें पैसा पूंजी लगा करके उसका बना बनाया सेटअप अपनी सिटी में या अपने लोकेशन में खड़ा कर रहे हो एंड आप वहां से डिलीवर करना स्टार्ट करो, जिसके लिए वो भी आपकी हेल्प करेगा। तो ये एक स्टार्टअप की तरफ ही है, तो इसको आप एक स्टार्टअप आइडिया की तरह से भी ले सकते हैं। कोई अगर कर रहा होगा इसके ऊपर काम, तो अगर ये वीडियो देख रहा होगा या देखेगा इन फ्यूचर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप इसके ऊपर भी काम करिए। एंड इसके ऊपर काम करने से बहुत सारी चीजों को सॉल्यूशन दिए जा सकते हैं। एक कंपनी का जो एक मोटिव होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आपने इनिशिएट किया, आपको जो कहते हैं जनता ने एक लेवल दिया है, तो मेरे हिसाब से उस लेवल तक आपको अगर जनता लेके गई तो आपको जनता के लिए सोचना चाहिए कि कस्टमर क्या है, कस्टमर के हिसाब से क्या चीजें और इम्प्रोवाइज करने की जरूरत है। ये चीजें एटलीस्ट आप लोगों को सोचना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से था एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे हर वीडियोस पे इतना प्यार दिया, इतना मेरा सम्मान रखा कि आप लोगों ने यूट्यूब लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है, जो मैं बोलता हूँ हर बार, उसको फॉलो किया। एंड थैंक यू कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो एंड उम्मीद करूंगा कि आप लोग आगे भी मुझे इसी तरीके से
प्यार देते रहो। चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।